हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको मनोविज्ञान क्या होता है, उसकी क्या परिभाषाएं थी और उसका शिक्षा से क्या संबंध था, क्या उसके लक्ष्य होते हैं, तो उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको मनोविज्ञान की जो विशेषताएं हैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। मनोविज्ञान की विशेषताएं इस बात पे आधारित हैं कि जितना हमने काम मनोविज्ञान के अंतर्गत किया, जितना हमने बच्चे का स्टडी करा मनोविज्ञान के अंतर्गत, और जितनी हमने बातें अपनी पूरी जो सिस्टमैटिक ढंग से पेश करी, तो वो सब बातें जो हैं वो मनोविज्ञान की विशेषताएं बनकर आती हैं। तो अगर हम स्टडी के तौर पे देखते हैं, या जब हम किसी बच्चे का स्टडी करते हैं, या हम अपने काम के प्रति किसी बच्चे को लेके अपनी स्टडी करते हैं, तो उसमें जो है वो मनोविज्ञान की कुछ विशेषताएं बनती हैं, जिसमें से उसमें पहली विशेषता जो बनती है वो होती है मापन पर आधारित। मापन पर आधारित इसलिए होती है कि हम अपने अध्ययन कार्य क्षेत्र में जब अपने मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं, जब हम मनोविज्ञान का यूज करते हैं, तो हमको इस बात का मापन करना होता है कि कितनी युक्तियां, कितनी स्ट्रेटजी हम उस तक या उस बात में हम सम्मिलित कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। मापन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने कार्य को मेजर करते हैं, हम अपने कार्य का रिजल्ट निकालते हैं, या कह लो कि हम अपने कार्य को जो है वो ये समझते हैं कि हमारा किस लेवल पे हम पहुंचे। एक तरीके से हमारा रिजल्ट क्लियर होता है जब हम अपना काम में मापन का यूज करते हैं। तो जैसे कि हर एरिया में मापन का यूज होता है, ठीक वैसे ही मनोविज्ञान के अंतर्गत भी कोई प्रक्रिया होती है, कोई मनोवैज्ञानिक आधार लिए जाते हैं, तो वो भी मापन पर ही आधारित होते हैं। बिना मापन के हम इस कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि हमको किस लेवल तक और किस लेवल पे जो बात करनी है वो हमें सिर्फ मापन ही बता सकता है। दूसरी जो विशेषता बनके आती है शिक्षा मनोविज्ञान की, वो है पुनरावृत्ति, यानी कि आपको रिपीट करना पड़ता है। कोई भी काम अगर हम लोग अब कोई प्रैक्टिस करते हैं, या हम कोई वर्क लेते हैं, या हम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने एक बार में पढ़ा और हमारा काम हो गया, हमने उसको रिपीट ही नहीं करा, हमने रिवाइज ही नहीं करा। तो जब अपने वर्क में रिवाइज लाते हैं, जब प्रैक्टिस लाते हैं, डू अगेन अगेन जो होता है हम करते हैं, तभी तो वो काम हमारा अच्छा होता है। भाई प्रैक्टिस जब हम करेंगे, जब पुनरावृत्ति करेंगे, तभी वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में सेट होता है। ठीक उसी प्रकार से मनोविज्ञान के अंतर्गत भी पुनरावृत्ति की प्रक्रिया होती है। पुनरावृत्ति के अंतर्गत हमने जिन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का या जिन मनोवैज्ञानिक युक्तियों का यूज करा है, तो हम चेक करते हैं उसको रिपीट करके कि हमने किस बात पर कितना काम किया, या कहीं कोई कमी भी आती है, तो जब हम अपनी पुनरावृत्ति करते हैं उस चीज की, तो उस चीज से वो दूर हो जाती है। थर्ड जो विशेषता बनके आती है वो है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप हमारे कार्य को बिल्कुल 100% श्योरिटी मिलती है कि हमारा काम जो है बिल्कुल 100% नहीं तो 90% तो अच्छा हुआ ही है। श्योरिटी की फीलिंग आती है जब हमारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है वो वस्तुनिष्ठता के संपर्क में आता है। इसके बाद जो विशेषता बनती है शिक्षा मनोविज्ञान की, वो है व्यवस्थित अध्ययन। व्यवस्थित तरीके से जब हम अपने स्टडी में काम करते हैं, व्यवस्थित तरीके से जब हम मनोवैज्ञानिक तरीके से किसी बात का अध्ययन करते हैं, तो वही अध्ययन हमारा पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है।
साइंस में भी हर चीज व्यवस्थित होती है, प्रयोग में भी हर चीज व्यवस्थित होती है। बिना व्यवस्थित ढंग से तो कोई कार्य ही नहीं पूरा होता, तो मनोवैज्ञानिक का जो कार्य है वो कैसे पूरा होगा। इस वर्क को भी कंप्लीट करने के लिए हमको सिस्टमैटिक ढंग से, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से ही होना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं होगी तो काम नहीं होना है। तो व्यवस्था भी बहुत जरूरी है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के निष्कर्ष निकालने में। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो है वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग। जी हाँ, मनोविज्ञान के अध्ययन में मनोविज्ञान के जितनी भी स्ट्रेटजी होती हैं उन सबको जब हम यूज करते हैं तो हमको वैज्ञानिक उपकरणों का यूज करना पड़ता है। क्या टेस्ट लेना है, किस टाइप की हमने इसमें टेस्ट करना है, क्योंकि साइकोलॉजी में टेस्ट बहुत होते हैं, मनोविज्ञान में टेस्टिंग के थ्रू हम जो है अपने रिस्पॉन्स लेते हैं, हमें फीडबैक मिलता है। तो इसमें भी वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग होता है। किसके लिए? परीक्षणों के लिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता बन के आती है वो है प्रयोगात्मक। एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। अब हमने किसी प्रॉब्लम में अपनी कोई उपाय था वो हमने प्रस्तुत किया कि हाँ भाई ये एक प्रॉब्लम है और हमने ये उपाय प्रस्तुत कर दिया। तो जब तक हम प्रयोग ही नहीं करेंगे कि क्या ये स्ट्रेटजी इस पे सूट कर रही है तो वो रिजल्ट निकल के ही नहीं आएगा। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कई बार फेल होते हैं, कई बार एक बार में ही आ जाते हैं, वैसे तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी कोई काम अगर हमने बहुत ही एक्सपीरियंस किया होता है और हमको पता है कि इस प्रॉब्लम में ये प्रयोग पूरा होगा तो कभी कभी वो रिजल्ट निकल के आते हैं। वैसे प्रयोग करने पे एक बार में कभी रिजल्ट निकल के नहीं आते हैं, हमको प्रयोग करने पड़ते हैं। एक साइंटिस्ट भी होता है तो वो जब कोई नई चीज का आविष्कार करता है, कोई इनोवेशन होता है, तो उसमें भी कई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, वो फिर रिजल्ट निकालता है कि हाँ इसमें ये गलत बात रही तो फिर हमें इसमें ये चीज पूरी करनी है, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंटल जो पूरा टास्क होता है वो पूरा कंप्लीट किया जाता है। तो प्रयोगात्मक प्रक्रिया हर परीक्षण के लिए बहुत जरूरी होती है। जब तक हम प्रयोग ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट निकल के कैसे आएंगे। प्रयोग बहुत जरूरी होते हैं। फिर जो नेक्स्ट विशेषता बन के आती है वो है सामान्यकरण। सामान्यकरण के अंतर्गत हमको सामान्य विशेषताओं, सामान्य तकनीकों और सामान्य आधारों को लेकर ही बात करनी होती है। सामान्यकरण भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत नेक्स्ट विशेषता आती है वो है प्रतिदर्श पर आधारित। सैंपलिंग, प्रतिदर्श पर आधारित मतलब सैंपलिंग, हमको सैंपल्स लेने पड़ते हैं, प्रतिदर्श का चुनाव करना पड़ता है, फिर उस सैंपलिंग में हम देखते हैं कि कितना एरिया हमको लेना है, फिर उस पर हम प्रयोग करते हैं, फिर हमको ये देखना होता है कि क्या रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर हम कोई और एरिया की सैंपलिंग करते हैं। तो सैंपलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप हिला बहुत रहे हो, पैर हिला रहे हो तो वो भी हिल रहा है ना। आपने हिला, क्यों हिला रहे हो पैर? अभी सब क्रॉप होगा इतना। उसके बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है या नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो है सांख्यिकी विधियों पर आधारित। मनोविज्ञान के अंतर्गत हमको समंकों, अंकों और सांख्यिकी विधियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। कुछ मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं जिसमें हमको स्टैटिस्टिक्स का यूज भी करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक बातों के कुछ संप्रदायों की। संप्रदायों से मतलब ये है कि संप्रदायों के अंतर्गत में इतने सिद्धांत बने थे, इतने सिद्धांत और इतने मनोवैज्ञानिकों ने काम करा था और उसको अपने वाद का नाम दे दिया था। जैसे कि मैं कुछ आपको बता रही हूँ, जिसमें संप्रदाय हैं मनोविज्ञान के, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय हैं, फिर उनका मुख्य प्रकरण है कि किस टॉपिक पे उन लोगों ने वर्क करा था, फिर किस विधि से उस चीज को पूरा करा गया था और क्या उसके कौन कौन से उनके मुख्य प्रवर्तक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को बनाया, जिन्होंने इस संप्रदाय पे काम करा और किस सन में
या किस तिथि में उसका प्रारंभ हुआ था। ये जितने भी संप्रदाय हैं मनोवैज्ञानिक एरिया के, इन सब का बहुत बड़ा डिटेल एग्जाम्स में आता है और इस पे कई कई प्रयोग भी हुए हैं और कई कई मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का भी निर्माण किया गया है, उनका भी काम उस पे हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक संप्रदायों में। सबसे पहला जो संप्रदाय है मनोविज्ञान में वो है संरचनावाद। इसमें क्या टॉपिक लिया गया था, इसमें किस बात पे मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए गए थे, वो था संवेदना। संवेदना इसका मुख्य प्रकरण था और किस विधि से इसको किया गया था, वो विधि थी अंतर्दर्शन प्रयोग। अंतर्दर्शन प्रयोग के आधार पर संरचनावाद में संवेदना प्रकरण को लिया गया, जिसके मुख्य प्रवर्तक थे वुंड, और प्रारंभ किया था अपने संप्रदाय के प्रयोग पर इन्होंने 1879 में, यानी कि 1800 क्या होता है ये 79 को हिंदी में क्या कहते हैं, 79, यानी कि 1879 में। तो ये हुआ हमारा पहला संप्रदाय संरचनावाद। उसके बाद में मनोविज्ञान के अंतर्गत दूसरा जो संप्रदाय आता है वो है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के अंतर्गत मुख्य उपकरण था व्यवहार अधिगम और विधि थी इसमें भी अंतर्दर्शन निरीक्षण। पहले वाले संप्रदाय में अंतर्दर्शन प्रयोग का प्रयोग किया गया था और जो दूसरा आपका प्रकार्यवाद है उसमें अंतर्दर्शन निरीक्षण को यूज करा गया था, जिसके मुख्य प्रवर्तक हैं एजल और डीवी। डीवी ने बहुत खास ढंग से बहुत ही अच्छी अपने सिद्धांतों के आधार पर, जब आप कभी मनोवैज्ञानिक की बातें पढ़ोगे तो इन्होंने इस विधि का उपयोग करके प्रकार्यवाद को बहुत ही उपयोगी बनाया था, जिसका निर्माण शुरू हुआ था, प्रारंभ शुरू हुआ था 1900 में। फिर जो तीसरी संप्रदाय है मनोविज्ञान का वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के अंतर्गत भी मुख्य प्रकरण था व्यवहार, जिसमें निरीक्षण प्रयोग का विधि को अपनाया गया था। निरीक्षण प्रयोग की विधि के आधार पर व्यवहारवाद का प्रकरण लेके व्यवहारवाद में काम किया गया था। मुख्य जो इसके प्रवर्तक थे वो है पावलोव और वॉटसन। इन दोनों ने ही इस बात पे अपना अध्ययन कार्य किया था, जिसका प्रारंभ हुआ था 1912 में। फिर जो संप्रदाय आया वो है समग्रवाद। समग्रवाद के अंतर्गत मुख्य प्रकरण रहा था प्रत्यक्षीकरण स्मरण अंतर्दृष्टि। इसमें जो यूज करा गया था वो विधि थी आपकी अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रयोग, और जिसके मुख्य प्रवर्तक हैं कोहलर और लेविन। इस लेविन का जो समग्रवाद है इसके बारे में बहुत बड़ा अध्ययन है और मनोविज्ञान में इसका बहुत यूज भी हुआ है, जिसका भी उन्होंने स्टार्ट किया था 1912 में। इसके बाद जो संप्रदाय आता है वो है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत अचेतन अवस्था जो होती है उसका इन्होंने मुख्य प्रकरण के रूप में प्रयोग किया था और विधि थी इसकी प्रच्छा निरीक्षण, जिसके मुख्य प्रवर्तक हैं फ्रायड, एडलर और जूंग, और इसका प्रारंभ किया गया था 1900 में। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों के कुछ उपकरण हुए थे, कुछ प्रयोग किए गए थे, सिद्धांत बन के आए थे जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के नाम से जाने गए, और इन पे ही मनोवैज्ञानिक कार्यों को किया गया था। इन पे ही मनोवैज्ञानिक अध्ययनों का काम हो रहा था और होता है और होता आएगा। तो ये कुछ संप्रदाय थे हमारे मनोवैज्ञानिक अध्ययन में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं मनोविज्ञान और शिक्षा के संबंध और भी अन्य कुछ बातें हैं मनोविज्ञान की, उसको लेके आती हूँ। तो मेरे वीडियोस को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नॉलेज लीजिए। थैंक यू।